इमेज बनी हुई है इस विधानसभा में और कांटे की टक्कर है कि रेवड़ी कल्चर इसको कहना ठीक नहीं होगा कि जो जरूरतमंद है ये सुविधाएं उन्हीं को मिले। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं वो फ्री की चीजें ले लूं। नमस्कार, छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े डिजिटल चैनल छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। मैं हूं वेदांत और आज हम हैं कवर्धा में। और कवर्धा की यदि बात होती है तो कवर्धा के उस डॉक्टर की बात जरूर होती है। जब पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की राजनीति की, तो छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक डॉक्टर ऐसा रहा है जो शनिवार के दिन अपने लोगों के आसपास के लोगों का निःशुल्क इलाज करता था और इलाज करते करते सूबे की राजनीति का एक बड़ा व्यक्ति बनता है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के तौर पर जाना जाता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह की, क्योंकि ये डॉक्टर रमन सिंह का गृह जिला है, यहां से वे जन्मे हैं और अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत पार्षदी का चुनाव जीतकर उन्होंने यहां से किया था। उसके बाद 15 साल तक सूबे की राजनीति में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के तौर पर वो रहे। तो इसलिए कवर्धा की बात छत्तीसगढ़ की राजनीति में खूब होती है, क्योंकि यहीं के डॉक्टर रमन सिंह हैं और वर्तमान में कवर्धा भी एक हॉट सीट बना हुआ है। चुनाव तो हो चुके हैं, लेकिन आज भी क्या कारण है कि कवर्धा और कवर्धा विधानसभा की बातचीत हर मंचों पर हो रही है। जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं जिनसे कवर्धा की राजनीति और कवर्धा के कल्चर के बारे में पूरी बात जानेंगे। हमारे बीच हैं वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार नीरज मंजीत जी। मंजीत जी, आपका स्वागत है। आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन एक और मेहमान है हमारे साथ, उनका भी परिचय करा दें। आदित्य श्रीवास्तव सर हैं हमारे साथ, जो एक पेशे से शिक्षक रहे हैं और राष्ट्रपति पुरस्कार भी इन्हें मिला है और इतिहास के जानकार हैं और कवर्धा की राजनीति को भी बहुत पास से देखा हुआ है। हालांकि पेशे से शिक्षक हैं तो बच्चों को पढ़ाते रहे हैं, राजनीति शास्त्र भी इन्होंने पढ़ाया है। इनसे भी जानेंगे। तो सबसे पहले मंजीत जी, आपसे जानना चाहते हैं कि क्या लगता है कि कवर्धा का राजनीतिक सफर आज तक आपने बहुत पास से देखा है। रमन सिंह यहाँ के रहने वाले रहे हैं, यहाँ से अपनी राजनीति की शुरुआत की और छत्तीसगढ़ के एक बड़े पद पर रहे। छत्तीसगढ़ को लगातार 15 सालों तक उन्होंने नेतृत्व किया। तो कितना बदलाव देखा आपने, उनके आने के पहले क्या देखा और आने के बाद क्या बदलाव आया, आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, कवर्धा का जो विकास हुआ है उसको 2 चरणों में देखता हूं मैं। पहला चरण तो जिला बनने के बाद हुआ। जो जिला बनने के बाद जो विकास हुआ वो एक पहला चरण विकास का था और जिला बनने के समय हालांकि कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त, लेकिन फिर भी डॉक्टर रमन सिंह को इस बात का श्रेय जाता है कि वो लगातार लगे रहे और जिला बनाने में उनका एक काफी उन्होंने महत्व देकर इस बात को आगे बढ़ाया और जिला बना। उसके बाद जब वे सांसद बने, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री बने, तो ये दूसरा चरण विकास का आता है। जब वे मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद एक विकास का दूसरा चरण शुरू होता है और निश्चित रूप से लगता है कि बहुत अधिक विकास हुआ है उस वक्त जब वो मुख्यमंत्री बने। तो और निश्चित रूप से ये बात तो स्वाभाविक रूप से होनी ही थी कि ये मुख्यमंत्री का गृहनगर है, तो विकास तो होना ही था और अपने गृहनगर में उन्होंने ध्यान भी दिया और काफ़ी विकास भी हुआ। लेकिन थोड़ा जो कहीं ना कहीं एक जो कमी रह गई वो रेलवे लाइन की थी। इस बारे में आदित्य जी और अच्छे से बताएंगे कि कहीं ना कहीं वो बात शुरू हुई और फिर वो बात जो है कहीं ना कहीं जाके फिर वो रुक जाती है। तो मुझे लगता है कि वो एक चरण था विकास का। और उसके बाद फिर जब कांग्रेस की गवर्नमेंट कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बनती है 5 साल पहले, तो मोहम्मद अकबर यहाँ के विधायक होते हैं। तो मोहम्मद अकबर ने भी काफ़ी यहाँ प्रयास किया है विकास के लिए और एक कवर्धा को विकसित बनाने में उनका भी एक बड़ा योगदान है। मेडिकल कॉलेज का एक उनको श्रेय दिया जाना चाहिए कि उन्होंने अपने प्रयासों से यहाँ मेडिकल कॉलेज के लिए जो कोशिश की वो फलीभूत हो रही है और बहुत जल्दी यहाँ मेडिकल कॉलेज बन जाएगा। और भी देखने में आता है कि काफ़ी कुछ विकसित हुआ है कवर्धा। आपने रमन सिंह की बात की, आपने कहा कि 15 सालों में रमन सिंह ने यहाँ विकास किया। हम अक्सर रमन सिंह को यहाँ त्योहार मनाते तो देखते थे सर, लेकिन ऐसा क्या कारण रहा कि रमन सिंह जब यहाँ से विधानसभा हार के गए तो वापस राजनीतिक इच्छा शक्ति उनकी कवर्धा में नहीं रही? इसको आप कैसे देखते हैं? मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि राजनीतिक इच्छा शक्ति वो कवर्धा में नहीं रही, ऐसा नहीं लगता है। देखिए, कोई भी बड़ा नेता जो होता है कि वो अपना विधानसभा
का जो अपने विधानसभा का चुनाव जो है वो अपने ढंग से करता है। वो राजनांदगांव में उनका झुकाव रुझान अधिक रहा है उनका, और वे चाहते थे कि वे राजनांदगांव से ही विधायक बने। मैं यही जानना चाह रहा था कि जब वो कवर्धा के थे, कवर्धा में लगातार त्योहार मनाने भी हम देखते थे, होली, दिवाली, दशहरा, सभी त्योहारों में लगभग कवर्धा में वो दिखाई देते थे, सपरिवार आते थे। लेकिन आप कह रहे हैं कि उनका झुकाव राजनांदगांव में ज्यादा था, ये कारण मैं जानना चाह रहा हूँ। देखिए, ये तो देखिए आप उदाहरण देख लीजिए, बहुत से बड़े नेताओं का आप उदाहरण देख लीजिए, वो अपना गृह नगर छोड़ के कहीं दूसरी जगह से चुनाव लड़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप देख लीजिए कि वो गुजरात छोड़ के अयोध्या से चुनाव लड़ रहे हैं और जीतते हैं। तो इसके पीछे एक कारण ये तो नहीं रहा कि कवर्धा की जनता ने उतना प्यार उन्हें नहीं दिया, क्या ये ऐसा कुछ है? ऐसा बिल्कुल नहीं मानता मैं कि कवर्धा की जनता ने उन्हें प्यार नहीं दिया। कवर्धा की जनता उन्हें आज भी प्यार करती है, उनके प्रति सम्मान भाव है। और कवर्धा को एक तरह से कह लें कि जो एक राजनीतिक पहचान उन्होंने जो पूरे भारतवर्ष में दी है, तो उसका तो अपना एक महत्व है निश्चित रूप से। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वो प्रदेश स्तर के नेता जब बन गए तो उन्हें पूरा प्रदेश देखना था, ये जगह तो उनकी थी ही, इसलिए वो शायद राजनांदगांव में जाकर ज्यादा काम कर रहे थे, आज वहां से चुनाव लड़ना ज्यादा उचित समझा उन्होंने, ऐसा कुछ है? जी जी, ऐसा कुछ माना जा सकता है कि वो राजनांदगांव से उनका रुझान अधिक था राजनांदगांव में, और उनको ऐसा लगा कि ये क्षेत्र जो है उनके लिए अधिक अच्छा होगा एक मुख्यमंत्री के रूप में, क्योंकि एक मुख्यमंत्री हो गए थे वो तो। और कवर्धा के प्रति मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि उनके प्रति कवर्धा के लोगों का प्यार कम था या उनका कवर्धा की तरफ रुझान कम था। ऐसी कोई बात मुझे दिखाई नहीं पड़ती है। तो ऐसी कोई बात दिखाई नहीं देती। आदित्य सर हैं, आपसे समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर रमन सिंह 15 सालों के मुख्यमंत्री रहे हैं, बाकी दूसरे मुद्दों पर बाद में आएंगे जब ये मुद्दा चल रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उनका कार्यकाल कैसा रहा कवर्धा के लिए और उनका राजनीतिक सफर को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक चीज हम ध्यान दें, कवर्धा 1980 से 85 के बीच तक, यानी 85 से पहले तक वो निर्दलीय लोगों के हिस्से में था। पहली बार 1985 से राष्ट्रीय दलों के हिस्से में आया है सीट, तो स्वाभाविक है कि नए सिरे से इस विधानसभा क्षेत्र को देखना था। ये तमाम चीजें जो हुई हैं और वर्तमान में लोग कह रहे हैं कि सबसे टफ सीट है, दोनों पार्टी के लेकर अलग अलग दावे हैं, लेकिन जो राजनीतिक पंडित हैं वो तो कह रहे हैं कि सबसे टफ सीट इस बार कवर्धा बना हुआ है, कोई कह पाना मुमकिन नहीं। तो आप इसे कैसे समझते हैं? देखिए, मेरी दृष्टि में दोनों कैंडिडेट बहुत ही मजबूत और दावेदार अच्छे कैंडिडेट हैं, और कवर्धा के नागरिक जितने भी हैं उनको, कैंडिडेट कोई भी जीते उनको अच्छे कार्य देखने को मिलेंगे, तो इसलिए टफ सीट माना जा रहा है। लेकिन कोई भी राजनीतिक पंडित दावेदारी मतलब पूरी जिम्मेदारी से नहीं कह सकते कि ये जीत रहे हैं कि ये जीत रहे हैं, क्योंकि दोनों के बीच में बराबर की स्थिति चली हुई है, और अधिकांश लोगों ने कहा है कि ये 50-50 का मामला है। तो एकदम से एक पक्षी तो संभव नहीं है। आप भी कुछ नहीं कह पाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अनुमान लगाना अलग बात है, लेकिन दावे मतलब पूरी जिम्मेदारी से कह देना बहुत कठिन काम है। जातिगत समीकरणों के अलावा एक बड़ा मुद्दा और रहा है सर, कि स्थानीयता का मुद्दा इस बार चुनाव में देखने को मिला। मोहम्मद अकबर के ऊपर आरोप लगते रहे कि वो बाहरी हैं, और हालांकि यहीं की जनता ने उन्हें लाड प्यार से जिताया, विधायक बनाया, मंत्री बनाया, आज कद्दावर मंत्री भी हैं वो। लेकिन क्यों ये आरोप आज 4 साल लगने के बाद लग रहे हैं? एक और विपक्ष ने एक और बात उठाई थी, वो भी मैं आपसे जानना चाहता हूं। यदि अकबर को कवर्धा इतना ही प्रिय रहा है, तो अकबर यहाँ के एक विपक्ष के नेता थे जिनका कहना था कि अकबर ने आज तक यहाँ के मतदाता नहीं बन पाए हैं, वो कि 25 सालों की राजनीतिक कैरियर में कवर्धा को वो अपना नहीं पाए हैं। ये भी आरोप लगते रहे। तो ये तमाम आरोप कितने साबित हुए, कितने सिद्ध होंगे इस बार के चुनाव में? स्थानीयता का मुद्दा, ये हिंदुत्व और ये मुद्दा तो रहा ही, यहाँ स्थानीयता का मुद्दा भी हमने देखा चुनावों के दौरान, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, चुनाव का जो माहौल है वो बिल्कुल नितांत अलग होता है, और हर पार्टी किसी न किसी इशू को लेकर मैदान में उतरती है। तो ये एक बाहरी प्रत्याशी होने का जो मुद्दा जो था, या बाहरी प्रत्याशी होने का जो आरोप था, वो भाजपा को ऐसा लगा कि ये आरोप जो है इसको हम एक मुद्दा बना सकते हैं। तो उन्होंने इसको मुद्दा बनाया, और चूंकि वो रायपुर के रहने वाले हैं और यहाँ, लेकिन
रायपुर के रहने के होने के बावजूद वो कवर्धा और कवर्धा के आसपास वो पिछले 20 वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वोटर जो है वो पहले काम देखता है कि कौन अच्छा काम कर रहा है, तो जो झुकाव जो होता है उसी तरफ होता है। थोड़ा सा प्रभाव जरूर पड़ता है कि भाई ये प्रत्याशी जो है बाहरी हैं और ये कवर्धा नगर के नहीं है। स्थानीयता का मुद्दा भी अपनी जगह जो है वो काम करता है, लेकिन अल्टीमेटली आखिर में जो वर्क है, जो विकास है, वो मायने रखता है। अपनी लेखनी से भी लोगों को प्रभावित करते रहे हैं आप। तो चुनाव का ये मौसम है, चुनाव हो चुका है, मतदान हो चुका है, अब तो रिजल्ट आना है बस। तो आप कैसे देखते हैं, क्या लगता है आपको, किस ओर पल्ला भारी है? मैं आदित्य जी की बात से सहमत हूँ कि निश्चित रूप से ये जो चुनाव अभी इस विधानसभा में हो रहा है, ये कहीं न कहीं बहुत टफ सीट है, बहुत ही कांटे का चुनाव मुझे लगता है। इस वजह से कि मोहम्मद अकबर साहब ने यहाँ काफ़ी विकास किया, काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं और आदिवासी क्षेत्रों में, गाँव में उनका बहुत प्रभाव भी है। वैसा ही प्रभाव विजय शर्मा का भी है। उन्होंने भी काफ़ी काम किया है और आदिवासी क्षेत्रों में और ग्रामीण इलाकों में उन्होंने भी अपने काम से सभी को प्रभावित भी किया है। तो इस वजह से उनकी एक अच्छी इमेज बनी हुई है इस विधानसभा में और कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है कवर्धा में। तो अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानूं, यदि हम कवर्धा विधानसभा को छोड़ दें और मैं प्रदेश की बात करूं, तो प्रदेश में आपको क्या लगता है कि क्या स्थिति है? वहां भी कुछ मामला फंसा हुआ नजर आ रहा है इस बार? प्रदेश में भी देखिए बहुत ज़्यादा मैंने इसकी रीडिंग नहीं की है, संपर्क में नहीं हूँ मैं, लेकिन फिर भी जो ऊपरी तौर पर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं तो नेक टू नेक फाइट चल रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो ऊपरी तौर पे लगता है, क्योंकि माहौल जैसा हम देख रहे हैं या जो अखबारों में पढ़ते हैं, क्योंकि ये जानने के लिए कि कैसा है माहौल या ये वोट किस तरफ जा रहा है, ये तो जब हम ग्रामीण लोगों के संपर्क में रहेंगे या वोटरों के संपर्क में रहेंगे तब हम कह सकते हैं। एक अंतिम सवाल। हाँ जी, ऊपरी तौर पर तो निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में फाइट जो है वो चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बराबरी की तरफ है। एक अंतिम सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, एक बड़ा मुद्दा रहा है यहाँ का छत्तीसगढ़ में कर्ज माफ़ी, या लोग ये भी बोलते रहे, आप एक बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, लोगों को संदेश देते हैं अपनी कविताओं के माध्यम से या अपनी लेखनी के माध्यम से, तो ये जो रेवड़ी कल्चर की शुरुआत अब छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी हो गई है कि चीज़ें फ्री में बंटने लगी हैं, हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, तमाम दोनों पार्टियां इस कल्चर को अपनाती हुई नज़र आ रही हैं। तो इसे आप कैसे देखते हैं और ये जनता के लिए कितना फ़ायदेमंद है, कितना नुकसानदेह है? देखिए, कुछ बातें जो है वो जो मैं महसूस करता हूँ कि रेवड़ी कल्चर इसको कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि निम्न वर्ग या मध्य वर्ग का एक बड़ा जो हिस्सा है वो मुश्किलों से जूझ रहा है। तो उनके लिए अगर कल्याणकारी योजनाएं कोई भी सरकार अगर लेके आती है या कोई भी अपने घोषणा पत्र में इसको शामिल करते हैं, तो इसको रेवड़ी कल्चर कहना ठीक नहीं है। ये उन तक अगर कोई कुछ चीज़ें पहुंच रही हैं जो उनमें कमी है, जैसे उदाहरण के रूप में हम लें कि ग्रामीण इलाकों में ये कह लें कि मकान नहीं है किसी के पास, बेघर है कोई व्यक्ति, तो वो घर अगर उसको मिलता है किसी घोषणा पत्र के माध्यम से या किसी सरकार के माध्यम से, या मान लीजिए कोई एक गैस सिलेंडर जो बिल्कुल सब्सिडी में मिलता है, तो उसमें कोई ऐतराज नहीं, कोई ज़रूरी एकदम ज़रूरी चीज़ है। अगर किसी परिवार को जो बहुत अभावग्रस्त परिवार है उसको अगर मान लीजिए सस्ते में सिलेंडर अगर मिल रहा है, तो ये रेवड़ी कल्चर के अंतर्गत नहीं मानना चाहिए। मुझे ये मेरी व्यक्तिगत जी, तो इससे ऐतराज़ नहीं है यदि सुविधाएं सरकार देती हैं, और सरकारों को इसीलिए चुना जाता है कि वो जनता को सुविधाएं पहुंचाएं, ऐसा कहना है आपको। आपसे भी यही सवाल मैं पूछता हूं कि एक आप शिक्षक भी रहे हैं, बच्चों को पढ़ाते रहे हैं, तो कहाँ जा रहा है हमारे प्रदेश की राजनीति, कहाँ जा रही है? इस तरीके की चीज़ें यदि हम माफ़ी कर देंगे, कुछ किसानों से मैं बात कर रहा था जब चुनाव कैंपेन के दौरान, हम चुनाव कवरेज के दौरान मैं अंबिकापुर में था, तो वहाँ एक किसान ने ये बात रखी थी आदित्य जी कि फ्री
या कर्जा माफी से अच्छा है कि आप किसानों को उन्नत बनाएं, उन्हें ऐसी तकनीकी जानकारियां दें। आप एक शिक्षक हैं, तो इसे कैसे देखते हैं? ये कल्चर कितना डेवलप हो रहा है और कितना प्रभावित तो है, इसलिए दोनों पार्टियां लगी हुई हैं, लेकिन इस राजनीति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे संविधान में एक अवधारणा है लोक कल्याणकारी राज्य की, और लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के तहत वास्तव में होना ये चाहिए था कि जो ज़रूरतमंद है ये सुविधाएं उन्हीं को मिले। आज प्रदेश में स्थिति ये बन रही है, किसी एक सरकार की बात नहीं है, प्रदेश में स्थिति बन रही है कि हर व्यक्ति चाहता है कि मैं वो फ्री की चीज़ें ले लूं, तो उससे हमारा मानव शक्ति जो है वो कमज़ोर होगा। तो आने वाले समय में प्रोडक्टिविटी के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ेगा। तो निश्चित रूप से इसमें प्रयास ये किया जाना चाहिए कि जो सीमांत कृषक हैं उनका कर्ज माफ़ हो, क्योंकि उनको वास्तव में ज़रूरत होती है। लेकिन बहुत बड़े किसान जो है लार्ज स्केल पे करने वाले, उनको यदि इसका कर्ज माफ़ी का लाभ मिलता है तो वो उचित नहीं है। उचित नहीं है। मैं फिर से कवर्धा पर आता हूँ। ये तमाम बातें तो हम करते रहते हैं, कवर्धा की स्थिति को आप कैसे समझते हैं? क्योंकि यहाँ जैसे मैंने उनसे भी पूछा कि कवर्धा में एक हिंदुत्व और ये तमाम के आसपास ही कवर्धा की राजनीति दिखी, चाहे हम भाषणों को देखें, बड़े जो नेतागण यहाँ पहुँचे थे वो इसी के आसपास रहे। तो ये कल्चर जो डेवलप हुआ कवर्धा में इस बार के चुनाव में, ना कि बात होनी चाहिए कि विकास की बात हो, जैसा आपने कहा कि ट्रेन की सुविधा की बहुत आवश्यकता थी कवर्धा की जनता को, तो वो तमाम मुद्दे दूर रहे इस बार की राजनीति में, इस बार के चुनाव में। तो ये कल्चर है। और आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी कवर्धा में? वास्तव में आप देखें, हमारे क्षेत्र में सबसे पहले इंडस्ट्री की कमी, 2 शक्कर कारखाना खुले भी, लेकिन उसमें हमारे क्षेत्र के लोग केवल लेबर के रूप में काम करते हैं। कारण सिर्फ एक है कि उनको टेक्निकल शिक्षा, एजुकेशन नहीं मिल पाई। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में भी जो एजुकेशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाई। तो उसके कारण हमारे क्षेत्र के जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको ये दिक्कतें आ रही है। कायदे से होना ये चाहिए था कि एक विधानसभा क्षेत्र के लिए, केवल कवर्धा की बात नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में हर विधानसभा क्षेत्र के लिए एक कार्य योजना बननी चाहिए। और राज्य स्तर की जो घोषणाएं हैं वो अपनी जगह है, लेकिन विधानसभा स्तर की एक कार्य योजना बननी चाहिए कि किन किन चीज़ों को हम डेवलप करेंगे, और वो भी एक घोषणा पत्र के रूप में स्थानीय जो प्रत्याशी उनके द्वारा जारी होना चाहिए, तब कहीं बात आगे बढ़ेगी। एक और बात आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, आप एक इतिहासकार के तौर पर ही क्षेत्र में जाने जाते हैं, पुरातत्वविद भी हैं, तो कल्चरल और इतिहास की चीज़ों को लेकर कितनी संभावनाएं हैं, या सांस्कृतिक गतिविधियों की मैं बात करूं, आप उनसे भी जुड़े रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को लेकर छत्तीसगढ़ की संस्कृति साहित्य को लेकर कितनी संभावनाएं कवर्धा विधानसभा या कवर्धा जिले में आपको नजर आई? कवर्धा तो यहाँ अकूत भंडार, चाहे पुरातत्व का हो या धार्मिक स्थलों का हो, पर्यटन का हो। पर्यटन के क्षेत्र में तो हमारा कवर्धा अभी बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत काम करने की आवश्यकता है। यदि अच्छे से विकास हो जाए तो कवर्धा पूरा जो है पर्यटन चक्र, इतना खूबसूरत पर्यटन चक्र बनेगा कि सैलानियों की भीड़ लग जाएगी यहाँ। आज कम सुविधाएं होने के बाद भी यहाँ हर शनिवार इतवार आप जाके देख लीजिए, जितने पर्यटन क्षेत्र हैं कवर्धा जिले में उसमें लोगों की भीड़ लगी रहती है। तो उनको डेवलप करने की आवश्यकता है। यहाँ एक शारदा संगीत महाविद्यालय है, उसकी बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि वो वर्षों से प्राइवेट तौर पे चल रहा है, नगर पालिका के द्वारा संचालित है। हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं बड़े बड़े पदों पर रहते हैं, क्यों ना उनको शासकीकरण कर दिया जाए और इंदिरा कॉलेज संगीत विश्वविद्यालय से उसको जोड़ दिया जाए, ताकि इस अंचल के बच्चों को पर्याप्त मात्रा में संगीत की शिक्षा मिल सके। आज वो यहाँ के बच्चों के लिए बिल्कुल ही सुलभ नहीं है, तो वो एक महत्वपूर्ण चीज़ है। एक महत्वपूर्ण बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, इस क्षेत्र में बहुत सारे गांव-गांव में आपको डंडा नाच वाले मिल जाएंगे, शुआ नाच वाले मिल जाएंगे, गायक मिल जाएंगे, छत्तीसगढ़ी गीतों के बहुत अच्छे अच्छे गायक मिल जाएंगे। तो उनको एक मंच मिलना चाहिए, वो कवर्धा में नहीं मिल पा रहा है। तो मंच जो मिलना चाहिए, जो सुविधाएं छत्तीसगढ़ के इस कवर्धा विधानसभा में मिलनी चाहिए थी, जो चीज़ें हो सकती थी, शायद वो चीज़ें आज तक नहीं हुई हैं, ऐसा हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का कहना है। और साफ तौर पर यदि ये तमाम बातें हम भी कोशिश करेंगे कि जो आने वाली सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, जो भी 3 तारीख को यहाँ से चुने जाएं, वो जरूर इन
इन बातों को ध्यान दें और ये बातें यदि इनके बीच से निकल कर आ रही है तो कहीं ना कहीं यहाँ के जनता के मन में भी ये चीज़ें हैं कि इस ओर भी विकास होना चाहिए। तो अब तो देखने वाली बात ये होगी कि 3 तारीख को किसके सिर पर सहरा होता है सर, लेकिन उम्मीद यही है कि इस बार जो भी सरकार के प्रतिनिधि चुने जाएं या जो भी सरकार इस बार छत्तीसगढ़ में आए, फिलहाल कवर्धा और छत्तीसगढ़ का विकास हो, इसी उम्मीद के साथ आपको छोड़े जाते हैं। फिर कभी मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ और बातचीत करेंगे किसी नए मुद्दे पर। मुझे यानी कि वेदांत शर्मा को दीजिए इजाजत और देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक।